जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। दोस्तों कक्षा 9वीं के लिए और चैप्टर 10वां चल रहा था जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और जो पार्ट 1 है वो हमने देख लिया है। तो लेसन का जो नाम है वो है गुरुत्वाकर्षण और इसके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों हमने ली है और वो जानकारी क्या थी कि गुरुत्वाकर्षण बल पहले तो है क्या और फिर न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसको हमने सीखा है और आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की यदि बात करें तो वो अलग चीज है और एक और छोटी सी भौतिक राशि मैंने आपको बता रखी है जिसके बारे में कहा भी है मैंने आपसे, और वो राशि कौन सी है इस बात पे जरा ध्यान दें। वो राशि है आपकी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की जो गति है, किसी वस्तु का जो वेग है, उसमें यदि निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन की दर को हम उसका त्वरण कहते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यदि किसी वस्तु की गति में या हम कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन की दर हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, अगर सिंपल शब्दों में आप कहना चाहो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर और उसको हम कह के चलते हैं त्वरण, और इस त्वरण को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और ये विराम अवस्था से शुरू होता है, या फिर गाड़ी या मोटर बाइक आप मान लीजिए, तो इसका वेग यहाँ पे 0 था। आगे जब वो बढ़ा तो यहाँ वेग उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा का पकड़ लिया। आगे देखे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसकी हो गई कुछ सेकंडों बाद, और कुछ सेकंडों बाद हमने देखा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, और उसके बाद हमने ये देखा कि वो 20, 40, 80 यानी कि वो लगातार अपने वेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, और ये परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो रहा है। देखिएगा कि यहां से यहां अगर वेग में परिवर्तन की मैं बात करता हूं तो वो है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। ये 5 का वेग ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों वेगों की तुलना करता हूं तो फिर पता चलता है कि यहाँ पर भी कितने का फर्क आया है, 5 का फर्क आया है उसके वेग में। तो इस तरीके से इस वस्तु के वेग में निरंतर ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है। इस परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, और उसे कहते हैं त्वरण। मैंने आपको बताया भी है कि वेग में परिवर्तन, वेग को अक्सर हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर परिवर्तन की मैं बात करता हूं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v यहाँ पे क्या है, अंतिम वेग, और u को अगर आप देखें तो वो है प्रारंभिक वेग। और आप जब भी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं तो दोस्तों ये बात हो जाती है वेग में परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा v के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और v माइनस u की जो स्थिति है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेग में परिवर्तन की दर, ये तो है वेग में परिवर्तन दर के लिए मैंने आपसे कहा है कि समय का क्या लगाना चाहिए, भाग लगाना चाहिए, तो ये कुल मिला के यहाँ पे बनता है आपका त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन की दर। आप ऐसा कह सकते हैं कि v माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा t, ये है त्वरण, और त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा है। लेकिन कुछ स्थितियां आपको और समझनी होगी कि यदि वो वस्तु इस तरीके से सरल रेखा में गति न करके यदि वो ऊपर की ओर गति करती है, या ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ दिया गया है और वो नीचे जा रही है, तो इस प्रकार की जब गतियां होगी तो उसका त्वरण क्या होगा। जैसे कोई खिलाड़ी है और वो बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो क्या त्वरण वही होगा? क्या उसे हम a के माध्यम से दर्शाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस त्वरण के लिए ये कहेंगे कि यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, या यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंकी जाती है, वे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और यदि हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं उस गुरुत्व बल के प्रभाव में, तो दोस्तों इस तरीके से अगर उसे फेंका जा रहा है तो उसके वेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन वहां सिंपल वाला त्वरण नहीं कहला करके गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो बस बहुत आसान बात है गुरुत्वीय त्वरण के लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यदि गति की जा रही है, ऊपर की ओर यदि वस्तु को फेंका गया है,
तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अब एक बात और, त्वरण को हम ए के माध्यम से दर्शा रहे थे, लेकिन अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण है तो इसको हम जी से दर्शा देंगे, और जी भी कौन सा वाला, छोटा वाला। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। दोस्तों न्यूटन के नियम की अगर हम बात करें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, और इस नियम में क्या कहा गया था, इस नियम में ये कहा गया था कि ये जो बल है, यानी बल F जो है, और कौन सा वाला, गुरुत्वाकर्षण बल की यदि मैं बात करता हूं तो F G से इसे हम दर्शा देंगे, और ये बल G M1 M2 कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक यहाँ पे कैपिटल लिया और एक स्मॉल लिया, और बट्टे R का स्क्वायर या D का स्क्वायर। ये समीकरण उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए है जो पिंड आपस में d दूरी पर, परस्पर d दूरी पर, या परस्पर यदि आप r दूरी पर मान रहे हैं तो वहां पर r होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये मैंने यहाँ पे d ले लिया या फिर r ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन दोनों पिंडों के मध्य न्यूटन सर कहते हैं कि बल लगेगा, और वो बल गुरुत्वाकर्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, वो बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, अगर आप द्रव्यमान M1 और M2 ले रहे हैं तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या रहेगा, समानुपाती, और ये सार्वत्रिक नियम का पहला वाला स्टेप था। दूसरा अगर आप देखें तो उसमें ये कहा गया था कि ये लगने वाला बल जो है, इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और वो बल बीच की दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, यानी उल्टा समानुपात रहेगा। तो बस ये दोनों स्थितियां थी, और इसी को मिलाकर के ये नियम बना। मैंने यहां से समानुपात हटाया तो एक नियतांक लगा, और ये नियतांक g के रूप में यहाँ पे हुआ। अब आप अगर g को देखना चाहे तो उस समय मैंने आपको बताया भी है कि 1.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस रूप में ये था। दोस्तों बल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है कि बल जो है, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण कब होगा, ऊपर की ओर वस्तु को फेंकी गई तो उसके वेग में परिवर्तन, या वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया गया, यानी कहने का मतलब जब वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करें, वो या तो उसका विरोध करे या फिर उसकी पृथ्वी की ओर ही वो चली जा रही हो, तो ऐसी स्थितियों में जो त्वरण होगा वो उसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा, भले गिरती हुई हो और भले आपने ऊपर फेंकी हो, तो उस समय का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा। लेकिन अब चूंकि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है ना, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो है ही है, लेकिन ऊपर की ओर फेंका, तो मैं बल के लिए क्या कहूंगा भाई, बल F होता है, नॉर्मली हम F लेके चलते हैं, लेकिन वस्तु को ऊपर फेंका गया, तो एक तो वस्तु का द्रव्यमान काम आता है, और दूसरा द्रव्यमान और उसका क्या है, त्वरण है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि F बराबर क्या होता है, ma। ये फॉर्मूला आपने सुना, लेकिन यहां अगर देखें तो त्वरण ऊपर चूंकि फेंका जा रहा है तो F इज इक्वल टू M और G होगा। भाई आपने सुना है F बराबर ma का फॉर्मूला, कि बल जो है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर है। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो त्वरण को G लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है यहाँ पे, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं इस बल को कितना रख दूं, mg रख दूं, F बराबर mg होता है, ये हमें पता है। यहां आप लिख देंगे कि चूंकि F बराबर mg, ये किसका फॉर्मूला, बल का, और आपने यहाँ पे F की जगह तुरंत mg रखा, और अगला वाला जो स्टेप है वो बिल्कुल जैसे का तैसे उतार लिया। अब आप देखेंगे कि स्मॉल वाले m से स्मॉल वाला m तो क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। यहाँ क्या बचा, आप देखें तो g बचा, स्मॉल वाला यानी गुरुत्वीय त्वरण, और आपके पास ये स्थितियां हैं कि r का स्क्वायर। यानी अगर आप गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाहते हैं किसी भी वस्तु का, तो आप g इज इक्वल टू जी एम बट्टे r का स्क्वायर आप इस रूप में निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है। परिभाषा मैंने आपको बता दी है। दोस्तों ये नियम जो है ये तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है।
अच्छा, त्वरण की बात हो रही है तो त्वरण का जो मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। कहने का मतलब यदि आप मात्रक की ओर बढ़ते हो तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर यही होगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं मीटर सेकंड, ये लीजिए। तो दोनों ही यहाँ पे आप इस रूप में इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या होगा मात्रक त्वरण के लिए, भले वो गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर कुछ और। तो दोस्तों ये हमने गुरुत्वीय त्वरण को सीखा। अब देखिएगा, हमें हालांकि पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 9.8 पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर आप देखें तो। अब ये कैसे है, इस चीज को हम समझते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 क्यों है? हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि G इज इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर। लीजिए, G यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला G है इसे अगर आप देखें तो 1.67 इंटू 10 की घात -11, ये इस रूप में। और दूसरा, अगर आप m की बात करें तो m का मतलब है द्रव्यमान। हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? पृथ्वी के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का यहाँ पे क्या काम आएगा भैया? पृथ्वी का ये वाला यानी कि द्रव्यमान। और पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की घात 24 kg होता है। 10 की घात 24 kg, 6 इंटू 10 की घात 24 kg। अगर आप सटीक मान के बारे में बात करते हैं तो कंप्लीट 6 नहीं होता, 5.97 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम में होता है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अपना जो m है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान वो 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम है। दूसरा, हमें चाहिए r दूरी, और ये r दूरी है, ये r त्रिज्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और हम तो ज्ञात कर रहे हैं फिलहाल पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण, तो वहां जो त्रिज्या होगी वो पृथ्वी की काम आएगी। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर होती है। पूरी 6400 ही नहीं होती, बल्कि अगर हम देखें इस पृथ्वी का व्यास, अगर हम पृथ्वी के व्यास की बात करें तो दोस्तों 12756 ये उसका व्यास है। यानी कंप्लीट अगर ये 1300 होता है या फिर 12800 होता है तब हम कह के चलते हैं कि 6400, लेकिन 12800 पूरा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा गया है, तो इसलिए 6400 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन में क्योंकि आसानी होगी इसके कारण, और इसलिए हम इसको पूरा 6400 लेके चलते हैं। ये हमें पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है। यहाँ पे ये केजी है और यहाँ पे ये 6400 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 1000 से क्या करते हैं? गुणा। तो 6400 इंटू 1000 अगर आप करें तो ये बन जाएगा किसमें? मीटर में। ये मीटर होगा 6400 इंटू 1000 और ये मीटर के रूप में। ये 3 है और यहाँ पे कितने हैं? अगर मैं इसको 6.4 करता हूं तो इंटू 10 की घात माइनस क्या होगा? 6, और किसके रूप में है? मीटर के रूप में है यहाँ पर। अब आप देखेंगे 6.4 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर हुआ है। अब ये जो मान है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं सभी ग्रहों के लिए। तो अब याद रखिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर होती है। साथ ही ये जो m है 6 इंटू 10 की घात 24, यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो किलो में, और 6 इंटू 10 की घात 24 किलो। आगे मैं आपको सटीक मान भी बताऊंगा, लेकिन हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए हम Gm/r² का क्या लेते हैं? सारा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को ज्ञात करना है G, फॉर्मूला लिखा पड़ा है 1.67 इंटू 10 की घात -11, और इंटू द्रव्यमान की बात हो रही है, द्रव्यमान कितना है? 6 इंटू 10 की घात 24 बटे r का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। r को हमने मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, तो 6.4 इंटू 10 की घात -6 इंटू स्क्वायर है। तो एक बार और लिख देता हूँ 6.4 इंटू 10 की घात -6। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आपको मिलेगा, जो कि पृथ्वी के लिए है।
तो ये पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण की बात हो रही है। दोस्तों यदि आप चंद्रमा के लिए कहें कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो चंद्रमा का इस 9.8 का 1/6वां भाग होगा, यानी 9.8 का 1/6वां मतलब 6 का 9.8 में भाग लगाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो लगभग जो राशि मिलेगी वो इतनी होगी, 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण चंद्रमा पे होता है। और इसलिए किसी भी वस्तु का यहाँ पर जितना भार होता है, यदि कोई वस्तु है और पृथ्वी पे आप उसका भार अगर नाप रहे हो, उसकी अगर आप कल्पना कर रहे हो, तो जो भी भार होगा, जो पाठ्यांक होगा उसका 6वां भाग पृथ्वी पे होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर यदि कोई आदमी है और वो 120 किलो का है, तो चंद्रमा पर जाकर उसका जो द्रव्यमान बचेगा वो केवल 20 किलो होगा, क्योंकि 120 का 6वां भाग वहां पे होगा। तो 120 6 यानी कि केवल कितना 20। तो ये होगा यहाँ पर, है ना, कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उनका जितना भी द्रव्यमान है उसका 1/6वां भाग वहां पे होगा। तो आप ध्यान रखें कि ये जो त्वरण है ये कितना लगता है, इसका 1/6वां भाग, और ये इसीलिए ही वहां पर द्रव्यमान या भार की अगर बात करें तो भार वहां पर कम होता है। अब देखें कि यदि कोई वस्तु को चंद्रमा पे, देखो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को ऊपर ले जाकर छोड़ी गई तो वो बहुत ज्यादा वेग से गति करती हुई धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा आप चंद्रमा पे करते हो तो वो वस्तु पृथ्वी की बजाय धीमी गति से चंद्रमा की ओर बढ़ेगी, क्योंकि उसकी जो खींचने की शक्ति है, जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है, वो बहुत ही क्या है, कम, या फिर पृथ्वी का 1/6वां भाग। तो हमने दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात की, और अभी हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, और ये क्यों होता है ये बात भी हम जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला Gm/r का स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला वो क्या है, Gmm/r का स्क्वायर, यानी केवल और केवल एक द्रव्यमान से गुणा करने का फर्क है और कोई भी फर्क वहां पे नहीं है। तो यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो दोस्तों वो कुछ चीजों पे निर्भर करता है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण G = Gm/r का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि ये तो नियतांक था, छोड़िए, ये नियतांक कब लगा, जब समानुपात हटा। तो अगर वापस से समानुपात लगाता हूं तो G तो हट जाना है, तो m/r का स्क्वायर, यानी G समानुपाती है, G समानुपाती है m/r स्क्वायर के। नियतांक हटाया, समानुपात लग गया। जब समानुपात यहां से हटाया तो नियतांक लगा था, बात वो की वो। अब देखिएगा कि m के ये सीधे क्या है, समानुपाती, यानी अगर द्रव्यमान बढ़ाया गया या द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा। और समानुपात का मतलब भी यही है भाई। यहां से समीकरण को अगर आप देखना चाहें तो दो प्रकार से इसे देख सकते हैं। कैसे, एक तो समानुपाती है m के, ये इसका पहला हिस्सा, और एक ये G व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, है ना, r² के। तो ये लीजिए दो। यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है कौन, गुरुत्वीय त्वरण। कहने का मतलब यदि द्रव्यमान को बढ़ाया गया तो गुरुत्वीय त्वरण भी बढ़ जाएगा। यानी एक भारी ग्रह के लिए, एक भारी पिंड के लिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो ज्यादा होगा, जबकि हल्के पिंडों के लिए उसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। ज्यादा द्रव्यमान तो उसका गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा। मतलब साफ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, चंद्रमा का द्रव्यमान कम है तो चंद्रमा के उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, है ना। तो द्रव्यमान के सीधे समानुपाती है, ये बात हम यहां से लिख सकते हैं। और दूसरा कि दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी को यदि बढ़ाया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ये इसका उल्टा है। तो दूरी बढ़ाने पर किसी भी दो पिंडों के मध्य, जैसे ये पिंड है और इससे ये पिंड है, दूरी बीच की r है, यदि दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके मध्य गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम लगेगा। और यदि इन दोनों पिंडों को अत्यंत समीप रखा गया है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। और ज्यादा तो क्या, मैंने आपको बताया भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दुर्बल प्रकार का बल है,
तो ये इतना प्रभावी नहीं होता। भाई इन दोनों के मध्य, न्यूटन सर ऐसा कहते हैं कि दोनों पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, यदि वो आकाश में, यदि वो पृथ्वी पे, या फिर कहीं भी वो विद्यमान है, तो उन दोनों पिंडों के मध्य गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब ये बल लगता है तो ये एक दूसरे से आके चिपकते क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि ये बल क्या है, एक दुर्बल प्रकार का बल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पता चला कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ये दो चीजों पर निर्भर है। एक तो पिंडों के द्रव्यमान पर, यदि पिंडों का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा होगा, और यदि कम है तो गुरुत्वीय त्वरण भी कम होगा। साथ ही दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और दूरी यदि कम करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या था कि यदि बीच की दूरी r को बढ़ाया जाता है तो g ऑटोमेटिक घट जाता है। देखिएगा, आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से पिचकी हुई है ना, इस तरीके से है। मैंने इसको ज्यादा ही पिचका दिया है, तो हल्की सी पिचकी हुई है ना, ज्यादा पिचकी हुई नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से है पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बीच का क्या है, इसका केंद्र, जिसे मैं O मान के चल रहा हूं, और यहाँ पर ये ध्रुव कहलाता है, और ये कौन सा तल, विषुवत वृत्त कह सकते हैं, विषुवत तल कह सकते हैं। तो ये A बिंदु है, और ये मान के चलते हैं कौन सा बिंदु है, B। इसे हम ध्रुव कह सकते हैं, ये तो ध्रुव है, और ये विषुवतीय तल इस प्रकार से है ना। तो दोस्तों आपको पता है कि ये इस तरीके से पिचकी हुई है, मतलब ये दूरी क्या है, कम है, और ये दूरी क्या होगी, ऑटोमेटिक इसके बजाय ज्यादा होगी। तो यदि हम A पर गुरुत्वीय त्वरण देखें और यदि हम B पर गुरुत्वीय त्वरण देखें तो इसके साथ क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर हम A से B की ओर बढ़ते हैं, A से B की ओर बढ़ते हैं तो इस त्रिज्या का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता है। ये ज्यादा है दूरी, जबकि ये दूरी कम है। तो सिंपल सी बात है कि कम दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण G क्या लगेगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर ज्यादा दूरी है मतलब G क्या होगा, कम होगा। यही तो मतलब है व्युत्क्रमानुपाती होने का, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब चूंकि दूरी यहाँ पर ज्यादा है, जैसे जैसे A से B की ओर आ रहे हैं दूरी का मान बढ़ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। कहने का मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होगा और यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो ये बात है गुरुत्वीय त्वरण के लिए, और ये जो बिंदु है हम इसे ध्रुव कह के चलते हैं। ये क्या है, ध्रुव, और ये विषुवत वृत्त कह सकते हैं, वक्र कह सकते हैं, विषुवत तल कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो वो बिंदु है यहाँ पर विषुवतीय तल पर जो बिंदु है। दोस्तों ये था इसके बारे में कि गुरुत्वीय त्वरण दो चीजों पे निर्भर है, एक तो द्रव्यमान पर, ज्यादा है तो ज्यादा होगा, और एक निर्भर है दूरी पर, यदि दूरी ज्यादा हुई तो ये कम होगा। तो अब हम बात करेंगे कुछ ग्रहों के बारे में कि उनका द्रव्यमान कितना है और उनका व्यास कितना है। तो दोस्तों वैसे तो 9 ग्रह बताए जा सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे छोटा, यानी अगर हम बात करें प्लूटो की, तो वहां पर उसको हटा दिया गया है। सन 2006 में उसको ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया गया है, उसका आकार छोटा होने के कारण। अब देखिएगा कि मेन रूप से जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं, और वैसे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में मैं आपको बताने वाला हूं कि पृथ्वी। और इस पृथ्वी ग्रह के लिए अगर हम इसका द्रव्यमान देखें दोस्तों, अगर इसका द्रव्यमान देखें तो 5.95 ये होगा, और इसका ध्यान रखें कि इंटू 10⁻²⁴, और इसे लगभग लिखा जा सकता है 6 × 10⁻²⁴। तो जब भी आंकिक प्रश्न में इसको काम में लेना हो तो आप 6 × 10⁻² ये मान के चलेंगे, और अगर आप सटीक मान की बात करें तो वो इतना होता है। और इसका जो व्यास है दोस्तों, पृथ्वी का व्यास वो होता है 12,756। कहने का मतलब ये इसका व्यास है, और त्रिज्या अक्सर हमें काम में लेनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल दो किन्हीं भी पिंडों के मध्य ज्ञात करने के लिए, और उस समय ज्यादातर
द्रव्यमान ये एम काम आता है, और साथ में बीच की दूरी का स्क्वायर। और ऐसी परिस्थितियां भी होगी जिसमें दूरी डी लिख सकते हैं, हम आर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होगी जब हमें पृथ्वी की त्रिज्या वहां पे काम में लेनी होगी। तो ये तो दोस्तों व्यास है। जब आपको त्रिज्या बनानी होगी तो 12,756 में से 12,800 लगभग कह सकता हूं, और 12,800 त्रिज्या बनानी है तो व्यास बट्टे 2 यानी त्रिज्या जो बनेगी 6,400, और मैं आपसे कहूंगा कि यह है किलोमीटर में। किसमें है दोस्तों? किलोमीटर में। 12,756 मैंने, ये व्यास है, इसको 2 से मैंने इसको बांटा है और 6,400 किलोमीटर के रूप में आया है। और ये जो द्रव्यमान है ये है इसका किलोग्राम में, यानी कि पृथ्वी 6 × 10⁻24 किलो की है। तो ये चीजें याद रखनी है। अब इस व्यास के लिए और इस द्रव्यमान के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण, और वो त्वरण जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पृथ्वी के लिए आप काम में लेते हैं बार बार 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ये मीटर प्रति सेकंड है गुरुत्वीय त्वरण। ये व्यास जो आपको दे रखा है ये व्यास है किलोमीटर में, और ये है किलोग्राम में। ये बात है आपको याद रखना मेन रूप से पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ये चीज आप बार बार काम में लेंगे। और इसकी जो त्रिज्या है यानी r = 6,400, ये भी आप बार बार काम में लेंगे। अब दूसरा ग्रह मैं आपको एक बता रहा हूं जो सबसे बड़ा भी है, और वो है बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति के लिए क्या स्थितियां हैं? तो बृहस्पति के लिए देखिएगा 1,898 × 10⁻24 किलो, ये इसका द्रव्यमान है। साथ ही अगर इसके व्यास की बात करें तो लगभग इसका जो व्यास होता है वो 1,43,000 के आसपास होता है, 1,43,000 के आसपास होता है। और ये भी किसमें है दोस्तों? किलोमीटर में है। 1,42,964 समथिंग होता है, और इस मान को हम लगभग कह सकते हैं कि वो 1,43,000 है। देखिएगा सटीक मान है 1,42,964 किलोमीटर। अब आप त्रिज्या इससे बना सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो सर्वाधिक इस पे होगा 23.1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये वहां पे त्वरण रहेगा। किस ग्रह के लिए? मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं, उसके लिए। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो ग्रह है वो ग्रह है मंगल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। वैसे बुध के लिए भी है, ठीक है ना, और शनि के लिए भी है, शुक्र के लिए भी है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन मैं आपसे मंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और मंगल के द्रव्यमान की अगर बात करें तो बहुत ही कम, यानी कि 0.642 × 10⁻24 किलोग्राम, 0.642 × 10⁻24 किलोग्राम है। और इसकी अगर हम बात करें व्यास की तो 6,700 और ये 6,792, ये है उसका व्यास। किसमें? किलोमीटर में। त्रिज्या आप बना सकते हैं 6,800 कर देना, 6,800 हो जाएगा। और बिल्कुल आप 3400 कह सकते हैं त्रिज्या को। और इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। मंगल ग्रह के लिए मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों इसका द्रव्यमान अगर देखो तो 0.64 है, 0.642 × 10⁻24। अगर इसकी और इसकी तुलना में देखो तो बहुत ही कम है, यानी मंगल ग्रह एक छोटा सा ग्रह है। और बृहस्पति सबसे बड़ा आप इसे कह सकते हैं। और इसके बाद शनि का नंबर है। और पृथ्वी जो है उसके बारे में तो हम बार बार कहते ही आपको कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। और व्यास के बारे में हमने चर्चा की है। और आप त्रिज्या बार बार काम में लेंगे, व्यास से ज्यादा यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं हमें। तो आप इन चीजों का ज्ञान रखेंगे। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो चंद्रमा होगा, यह बता देता हूं आपको। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होगा 1.61 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये चंद्रमा के लिए है, जो कि पृथ्वी का 1/6 गुना है। पृथ्वी पे अगर आप देखें, पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए अगर आप देखें
तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। और इसमें संबंध कितना है, इसमें और इसमें 1/6 का संबंध है। पृथ्वी का छठा भाग है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण पर, है ना। ये लीजिए, मैं आपको और भी आसान बता देता हूं कि पृथ्वी पर जो चीज 120 किलो की है वो वहां जाके केवल और केवल 20 किलो की होगी। कैसे? 1/6वां भाग होगा। और यदि यहाँ कोई आदमी 120 किलो का है तो वो चंद्रमा पे जाकर के 120 किलो का नहीं रहेगा। वो यदि तुला पे बैठ गया तो 120 किलो से घटकर उसका वेट सिर्फ 20 किलो हो जाएगा, यानी 60 किलो का आदमी 10 किलो का होगा। कहने का मतलब छठा भाग हो जाएगा। अगर आप देखें तो 9.8/6 करेंगे तो 1.61 आएगा, जो कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो आंकिक प्रश्न में ज्यादातर काम में आने वाली है। और इनके अलावा ज्यादातर वैसे तो सब ग्रह के लिए व्यास याद रखना, सब ग्रह के लिए उनकी त्रिज्याएं आप बना सकते हो, सब ग्रह के लिए ये जो उनका द्रव्यमान है वो याद रखना, उन पर गुरुत्वीय त्वरण याद रखना, ये थोड़ी सी जटिल स्थिति है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल के लिए हम स्थितियां याद रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में और जानेंगे आगे गति की समीकरणें क्या है। और वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया तो उसके लिए कौन सी गति की समीकरणें लागू होगी, या किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे गिराया गया स्वतंत्र रूप से तो कौन सी गति की समीकरणें लागू होगी, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहेंगे आपसे। मिलेंगे जल्द ही, धन्यवाद।